मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। बेटा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है सर थोड़ा सा क्लियर। बेटा क्लियर तो मैं बोलूंगा वो सुन लेना आप, ठीक है? मैं बोलूंगा वो सुनना आप। ओके सर। देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अब दिखाई दिया थोड़ा? यस ओके। सर। जैसे यस सर। 4 स्टेटमेंट से इसमें आइडेंटिफाई करो जो इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेसी से रिलेटेड है और इनकरेक्ट है। अर्थात देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। इन 4 स्टेटमेंट में से कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इलेक्शंस जो डेमोक्रेसी में होते हैं उसके बारे में सही नहीं है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, फर्स्ट, इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन ऑल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यस। अब आप कहोगे सर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव कैसे होती है? बेटे आपने देखा होगा मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर वेरी लार्ज इन साइज, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आजकल की डेमोक्रेसी है उसके अंदर लोग पर्टिकुलर एरिया से, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, वहां से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में लोगों की बात को रखता है। तो ये बात सही है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना चाहिए। सेकंड, पीपुल चूज दियर रूलर्स एट रेगुलर इंटरवल, ये भी सही है। बेटा आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम टू टाइम कंडक्ट होते हैं। जैसे इंडिया में इलेक्शन 5 साल में होते हैं, चाइना में 4 इयर्स 5 इयर्स में होते हैं, अमेरिका में 4 इयर्स में होते हैं, मेक्सिको में 6 इयर्स में होते हैं, जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो रेगुलर इंटरवल एक फिक्स टाइम के बाद में चुनाव होते हैं और जिसके माध्यम से लोग चुनते हैं, ये भी सही है। पीपल कैन आल्सो रिमूव देम इफ दे आर अनहैप्पी विद देयर रूल। यस। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, सपोज करो हमने आज एक लीडर को चुन लिया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद में जब दोबारा चुनाव होगा, भाई साल में 2 साल में 5 साल में, जहां का जो भी सिस्टम है, बेटा हम उसको कमिंग इलेक्शन में अपने वोट की पावर से, वोट की चोट से, मैं तो ये कहूंगा वोट की पावर से, वोट की चोट से हम उसे हटा देंगे। ये भी सही है। फोर्थ, ओनली फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि इलेक्शन में तो कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, बाकी नहीं। ये गलत है, सभी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इज, इंडिया में पार्लियामेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पार्लियामेंट क्या है। बेटा आप इस चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के ऑर्गन है 3 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट वन इज लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। आप इनको चाहे पहला प्रेसिडेंट कह दो, दूसरा राज्यसभा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉर्निंग सर। बेटा और इसके 2 हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। तो चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो और चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो और चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, सभी के इलेक्शन कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन करता है, ये बात सही है। बाकी स्पीकर प्रेसिडेंट नहीं। बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूं, सुनिए। इंडिया में पार्लियामेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेटा जैसे ही क्लास ऑफ होगी, मैं आपको इस असाइनमेंट की दोनों क्लास में पीडीएफ भेज दूंगा। आप कोशिश करो थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो समझने की आवाज, ठीक है बेटा? ओके। थर्ड, द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अर्थात हिंदुस्तान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव
देश के संविधान में लिखा हुआ है ये, अर्थात अकॉर्डिंग टू, ये सब किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप देखोगे इंडिया का फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। कल आपसे पूछे हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप कहोगे सुनील अरोड़ा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द अथॉरिटी, वो पावर, वो अथॉरिटी किसके पास है जो इलेक्शंस में कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है? सर ने जब आपको पढ़ाया होगा या मैंने आपको पढ़ाया होगा बेटा, दौरान जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जितने भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से रिलेटेड कहते हैं। ये कौन लागू करता है? ये पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन। कोई पॉलिटिकल पार्टी, यदि इफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वोलेट करती है, तो बेटे इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो इसको बेटा पनिशमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस स्लोगन। आपने देखा होगा जब पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन देती हैं ताकि वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये जो स्लोगन है, ये कौन सी पार्टी या कौन व्यक्ति ने दिया था? तो बेटा एनटी रामाराव ने। एनटी रामाराव साउथ से बिलोंग करता था, ये फिल्मों में हीरो भी रहा है। इस व्यक्ति ने बेटा ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है, जैसे गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, किसने दिया था? कांग्रेस ने। इसी प्रकार और बहुत सारे आपने देखा होगा स्लोगन्स दिए गए, जैसे बीजेपी ने पीछे के इलेक्शन में दिया था एक स्लोगन, सबका साथ सबका विकास। अगला है पोलिंग बूथ। क्या होता है बेटा? जब आपके गांव में आपने देखा होगा, आपके वार्ड में, आपके शहर में जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई गवर्नमेंट स्कूल या कोई आंगनबाड़ी सेंटर, उसको पर्टिकुलर क्या बनाया जाता है? पोलिंग बूथ बनाया जाता है। वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया के लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। ये जगह ऑलरेडी पहले फिक्स की जाती है। उस एरिया के सभी वोटर्स को इसके बारे में पहले इंटीमेट किया जाता है, और इस पे सुबह कितने बजे वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम को कितने बजे वोटिंग ऑफ होगी, खत्म होगी, ये सब पहले प्री डिसाइडेड होता है। तो बेटा पोलिंग बूथ का मतलब क्या होता है? वोटिंग प्लेस, वो जगह जहां पे वोट डालने लोग जाते हैं। ये स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे मैंने आंगनबाड़ी कहा या कोई सरकारी स्कूल कहा या कोई पंचायत भवन कहा, ये हो सकता है। अगला नेक्स्ट, इलेक्शंस आर द मैकेनिज्म। इलेक्शंस आर द मैकेनिज्म यूज टू। इलेक्शंस एक वो सिस्टम है जिसे हम यूज करते हैं किसके लिए? चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की नीड क्यों होती है? तो बेटे उसमें दे रखा था टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, अर्थात हमारे पर्टिकुलर एरिया से हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा कोई और इफेक्टिव वे नहीं है। आगे, व्हाट इज द स्टेट असेंबली को हिंदी में विधानसभा कहते हैं। यहाँ पे जो विधानसभा वर्ड इंग्लिश में लिखा गया, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो इसको स्टेट असेंबली कह दो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह दो। विधानसभा को हिंदी में विधानसभा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। आगे, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा चौधरी देवीलाल, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, उसकी, जिसने 1989 में इलेक्शन जीता हरियाणा में, स्टेट असेंबली का इलेक्शन, उसकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? आप कहोगे लोकदल। आपने देखा होगा 1989 की स्टेट असेंबली इलेक्शन में इस पार्टी ने
और इसके साथ अलाइड जो जुड़ी हुई पार्टीज थी, सभी ने मिलकर 76 सीटें जीती आउट ऑफ 90 स्टेट असेंबली सीट्स, जिसमें लोकदल अकेले को 60 मिली और चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद में एज पर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बेटा प्लीज आवाज मत करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd नंबर एक संविधान संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ। उसके तहत वुमेन्स को पंचायती राज सिस्टम में कितनी परसेंट सीटें मिली, 1/3 सीटें मिली। अब मैं आपको इसके लिए 1 मिनट लेकर एक्सप्लेन करता हूं। बेटा एक अमेंडमेंट किया गया 73rd और एक अमेंडमेंट किया 74th, जिसके तहत बेटा 1/3 सीट्स लोकल रूरल गवर्नमेंट में, गांव में, रूरल का मतलब पंचायतों में, और लोकल अर्बन गवर्नमेंट का मतलब शहरों में जो नगर परिषद होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट फिक्स की गई। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पाओगे आपके बहुत सारों के गांव में। आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर वुमन सरपंच है या वार्ड मेंबर है, या आप यदि नारनौल से बिलोंग करते हैं तो आपके किसी वार्ड की जो पार्षद है वो कोई महिला है, और नारनौल की जो चेयरपर्सन है, अपना जिस रोड पे स्कूल पड़ता है रेवाड़ी रोड पे, वहां पे आप पाओगे भारती सेनी नाम का एक बोर्ड लगा होगा। वो उस पोस्ट पे केवल इसलिए पहुंच पाई क्योंकि उसके लिए अर्थात वुमेन के लिए सीट रिजर्व थी। इसके तहत 73rd अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई शेड्यूल ऐड हुई, शेड्यूल नंबर 10 ऐड हुई। सॉरी शेड्यूल नंबर कौन सी ऐड हुई इसमें, 11, सॉरी 11 73rd के तहत और 12 74। 73rd है ये गांव से कनेक्टेड था और 74th है ये शहरों से कनेक्टेड था। आगे नीचे एक दे रखा है, ये तो कंसेप्ट बेस्ड ना होके फैक्ट बेस्ड है कि गुलबर्ग जिला किसमें है। आप बुक से रीड करोगे तो ये कर्नाटका में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सर, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स कौन अलॉट करता है, बेटा इलेक्शन कमीशन। अब एक बार पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में 1 मिनट होल्ड करते हैं, मैं आपसे 1 मिनट फिर बात करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। बेटा पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ सम पीपल, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी कुछ एक लोगों का एक समूह होता है। या जैसे सपोज करो हम कुछ लोग हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो हम सब लोग कुछ एक कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे एग्री होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे एग्री होने चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएं और वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास जाए, वहां पे हम अपना एप्लीकेशन रखें और जो जो कंडीशंस होती हैं वो कभी फिर शेयर करेंगे, वो हम पूरी करते हैं तो हमारे उस ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है और एक पर्टिकुलर सिंबल मिल जाता है। जैसे हाथ का पंजा इंडियन नेशनल कांग्रेस, कमल का फूल बीजेपी, हाथी का सिंबल भारत बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। तो आपने देखा होगा ये सब इलेक्शन कमीशन आपको देता है। नेक्स्ट, मार्क आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन इलेक्टोरल रोल। बेटा इलेक्टोरल रोल के लिए वोटर्स लिस्ट नाम यूज होता है। अब सुनिए ये होती क्या, सर व्हाट इज वोटर्स लिस्ट। बेटा वोटर्स लिस्ट एक पर्टिकुलर एरिया के वोटर्स लिस्ट एक पर्टिकुलर एरिया के एलिजिबल वोटर्स की एक लिस्ट होती है। इसमें जो जो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं उनके नाम होते हैं। समय समय पे टाइम टू टाइम इसमें किसी को कोई व्यक्ति डेथ हो गई, उसका नाम डिलीट कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति 18 इयर्स में एंट्री कर गया, वो अपना नाम अपनी एविडेंस देके, किसका, एड्रेस प्लस अपना एज प्रूफ देकर वो 18 साल का हो गया तो अपना नाम एंट्री ले सकता है। इसको 5 इयर्स में, 5 साल में एक बार इसको कंप्लीटली रिवाइज किया जाता है।
बेटा जिन जिन को समझ में आ रहा है वो प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन दे। बेटा जिन जिन को समझ में आ रहा है प्लीज एक बार वो थंब इंप्रेशन दे। शाबाश, जल्दी करें, जिन जिन को समझ में आ रहा है बेटा वो प्लीज थंब इंप्रेशन दे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईपीआईसी। वेरी सिंपल। आपने अपनी मम्मी पापा से बात करना आपने देखा भी होगा, एक छोटा सा प्लास्टिक का आपके मम्मी पापा दादा दादी अर्थात योर पेरेंट्स योर ग्रैंड कार्ड होगा, उसको हम ईपीआईसी बोलते हैं अर्थात इलेक्शन और फोटो सर आइडेंटिटी। हाँ सर बोलो। सब बच्चों को बोलो ना, नेम और फादर नेम लिख के सभी अपना अपना। बेटा जो जो बच्चे फिलहाल इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो अपना नाम और फादर नेम लिखें। बेटा क्या मेरी बात समझ पाए हो तो थंब इंप्रेशन डालिए। यस सर। बेटा जो जो मेरी बात समझ पा रहे हैं वो चलते चलते, आप इतने स्मार्ट है इतने एडवांस हैं कि चलते चलते मेरे को सुनते हुए जाएं। और स्कूल की तरफ से आपकी ये रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, आपका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो आपको ये अपना नाम और फादर नेम डालें ताकि हम इस अटेंडेंस होती है सर, अटेंडेंस होती है। हाँ बेटा, सोनू सर जो अपने आईटी के टीचर हैं वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, इसलिए मुझे सुनते जाओ। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, और 1 सेकंड 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं, तब तक आप अपना नाम लिख के फादर नेम लिख के और प्लीज जल्दी सी अपलोड करें। सोनू सर क्या मेरी आवाज साफ आ रही है भाई? हाँ सर बिल्कुल आवाज साफ आ रही है आपकी। थोड़ा बहुत जो मैं बच्चों को समझा पा रहा हूँ, क्या समझ पा रहे होंगे बच्चे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आ रही सर आपकी। ठीक है सर ठीक है सर। मैं इस सिस्टम में नया नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरे को डर ज्यादा लगता है सोनू सर। हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का सहयोग होगा तो भाई साहब बिल्कुल होगा। ईपीआईसी पढ़ा, इसको ईपिक मत पढ़ देना बेटा, इसको ईपिक मत पढ़ देना। ईपिक से महाभारत एक ईपिक है अर्थात महाकाव्य। यहाँ पे एक एक लेटर सारे कैपिटल, आप देखो ईपीआईसी सब कैपिटल है। इसको बिल्कुल भी स्मॉल में मत लिखना। और इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन कमीशन हर वोटर को इश्यू करता है। अगला बेटा, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में शेयर कर चुका हूं। व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? मैंने आपको कहा था इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। हाउसेज की बात कहें तो 2, और यदि मैं ऑर्गन की बात करूं, अंग जिसे अंग कहते हैं, उसकी बात करूं तो बेटा 3 है। सर वो कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। अब मैं राज्यसभा और लोकसभा पे आता हूं। बेटा राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इट मींस राज्यसभा का कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, रद्द नहीं होती, भंग नहीं होती। राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। फिर हम आते हैं लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा का जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन 5 इयर्स के लिए होता है। लोकसभा इलेक्शन 5 इयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट, जनरल इलेक्शंस इंडिया में कितने साल में होते हैं? मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। इंडिया में जनरल इलेक्शंस कितने ईयर्स में होते हैं? ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने या सोनलाल सर ने F9 में पढ़ाया होगा, मैंने F10 में पढ़ाया है। हमने यहाँ पे आपसे 3 तरह के इलेक्शन डिस्कस किए होंगे, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। बेटा जनरल इलेक्शन 5 इयर्स के बाद होता है। इसका मीनिंग सुनिए, 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी जी अर्थात बीजेपी जीती, मोदी जी। अब 2024 अर्थात
बेटा आवाज नहीं प्लीज। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो जनरल इलेक्शन कहलाएगा। बट यदि यही इलेक्शन लोकसभा का किसी कारण से 5 साल से पहले होगा, सपोज करो 2020 में पेंडिंग है, और यदि 2022 में हो जाए, 23 में हो जाए, 21 में हो जाए, 2000, तो बेटा उसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे। बट मिड टर्म इलेक्शन भी फिर अगले 5 साल के लिए। और थर्ड जिसे बाई इलेक्शन कहते हैं। बेटा सपोज करो किसी पर्टिकुलर सीट के ऊपर किसी नेता की मौत हो जाती है और वो चुनाव जीता हुआ है, तो चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, या किसी स्टेट की स्टेट असेंबली का हो, उस पर्टिकुलर सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा। बेटा वो इलेक्शन चाहे वो 1 सीट हो और चाहे 10 हो, वो उस हाउस के, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा या जो स्टेट असेंबली जो भी हाउस बोलते हैं, उसके बचे हुए टाइम के लिए होगा। वो किसी के मरने से भी हो सकता है, किसी के अपने उस सदस्यता से अर्थात रिजाइन करने से भी हो सकता है, हाँ सर। या किसी का इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर करने से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन सर मैं चेक कि करके बता आंध्र प्रदेश हो में रहा नहीं है और कितना, क्योंकि राज्य क्या सर भेजूंगा मैं। क्या सर आगे बेटे आंध्र प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? लिसन केयरफुली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक ले रहे होंगे, उसमें आंध्र प्रदेश में 42 सीट्स दिखा रखी होंगी, और यहाँ पे मैंने 25 पे आप देखोगे एक नीला सा डॉट लगा रखा है, तो सर वो 17 आ गई। बेटा आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना 2016 में 2 जून 2016 में 2 जून 2016 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य बना दिया गया, जिसमें से 42 में से तेलंगाना स्टेट के पास चली गई, इसलिए यहाँ पे 25 करेक्ट है। फिर आप आते हैं विच वन ऑफ द, अर्थात निम्नलिखित में से किसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं? ध्यान से सुने बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। सर कैसे? बेटा हरियाणा से लोकसभा के 10 मेंबर्स हैं, राज्यसभा के 5 मेंबर्स हैं। ये 5 मेंबर्स आप, अर्थात हम वोटर्स, जैसे आप तो अभी बच्चे वोटर्स नहीं है, वोटर्स डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते। वोटर्स पहले स्टेट असेंबली के 90 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और ये 90 मेंबर्स राज्यसभा के 5 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट है। फिर आपकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बेटा लोक राज्यसभा का जो इनडायरेक्ट हो गया, एक आएगा प्रेसिडेंट। बेटा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 तरह के लोग भाग लेते हैं। 3 टाइप पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात 3 तरह के लोग वोट डालते हैं। सर कौन? बेटा फर्स्ट है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सेकंड है राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। सर आप इलेक्टेड क्यों बोल रहे हो? बेटा आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। और तीसरा, थर्ड कौन है? डिफरेंट स्टेट असेंबलीज के एमएलएज, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए पार्लियामेंट का इलेक्शन भी 2 तरह से, राज्यसभा की तरफ से और राज्यसभा की तरफ से, एज वेल एज में पार्लियामेंट को इंडायरेक्ट होगा, और लोकसभा के डायरेक्ट बच गए। अब सर विधान बेटा प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे लेके आऊंगा मैं। विधान परिषद का मीनिंग समझिए बेटा। जैसे विधानसभा को मैंने इंग्लिश में कहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी प्रकार विधान परिषद को मैं कहूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह काउंसिल वर्ड लिख लेंगे आप, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बेटा इंडिया में 8 स्टेट्स में, केवल 8 स्टेट्स में विधान परिषद है। बाकी जैसे आपका हरियाणा है नहीं है, आप यदि राजस्थान के हैं तो नहीं है, आप पंजाब के हैं तो नहीं है, आप दिल्ली के हैं तो नहीं है। तो सर बताइए तो ना बेटा, 8 स्टेट्स बताने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं। जब तक मैं JUB, जब TAK तक मैं, अब इसको मैं और इंटरेस्टिंग बनाता हूं। एक मूवी सुनी होगी आपने, मूवी का नाम है जब तक है जान, अर्थात जब तक हमारे शरीर में जिंदगी है। तो जब तक जान, मैं यहां तक कह रहा हूं जब तक मैं, जान शब्द को हटा दिया और मैंने मेरा नाम मैं लिख दिया, मैं सोनू। अब आइए जब तक मैं को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कहेंगे जम्मू कश्मीर, जैसे J फॉर जग से जम्मू कश्मीर, U फॉर अम्ब्रेला से U मीन्स उत्तर प्रदेश, B फॉर बोल वाले से बिहार। जब का मीनिंग हुआ जम्मू, यूपी, बिहार। अब आते हैं TA के तक। T मीन्स तेलंगाना, A मीन्स आंध्र प्रदेश, K मीन्स कर्नाटका। तक का मीनिंग क्या होगा? T मीन्स तेलंगाना, A मीन्स आंध्र प्रदेश, K मीन्स कर्नाटका। कितने हो गए बेटा? 7। जब तक हो गए 6, और 7वां और बताता हूं, मैंने 8 सॉरी गलत बोला। M मीन्स महाराष्ट्र। इस प्रकार दोबारा सुनिए, इंडिया में 7 स्टेट्स में हेलो, विधान परिषद है जब तक में। अब आपने देखा होगा पिछले अगस्त में, अभी एक पिछले अगस्त में बात कर रहा हूँ जम्मू सर। कश्मीर को बेटा, पिछले अगस्त में जम्मू कश्मीर को स्टेट से निकाल के यूपी करवा में रहा हूँ, कन्वर्ट कर दिया। मैं करवा रहा हूँ। तो उसको बेटा फिर कभी देखेंगे कि जी जम्मू कश्मीर पे फिर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके आता हूं बेटा। क्वेश्चन डाले बेटा, ये विधान परिषद वाला क्वेश्चन जिन जिनको समझ में आया वो थंब इंप्रेशन डाले बच्चों। थंब क्या दोबारा बता दूं बेटा? विधान परिषद को 7 स्टेट्स में विधान परिषद है। लिखिए, जैसे जम्मू, से तेलंगाना, ए अब आगे हम देखेंगे कि ये क्या सिस्टम था, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक बार 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास असाइनमेंट में, इसको लेफ्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रैमिंग बेस्ड है। नीचे पूछा गया कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में 30 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थे। तो देखो बेटा, असम में 13, राजस्थान में 25, केरला में आपको 20 या 22 होंगे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, ये डाटा क्रैमिंग के होते हैं। तो तमिलनाडु में 30। दोबारा सुन लें, मोर देन 30 पूछा, ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट 30। देखो 3 स्टेट में बिलो देन 30 मैं बता देता हूं। असम में 13 नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में 25, केरला में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा बट 22 होंगे। तो तमिलनाडु में मोर देन 30 बच की। यहां इसने एग्जैक्ट नहीं दे रखा, तमिलनाडु में मोर देन 30। ये तो फिगर बेस्ड है, ये तो क्रैमिंग बेस्ड है, कंसेप्ट नहीं है, कोई भी लर्न कर सकता है इसको किताब से देख के। अगला सर, बैलेट पेपर क्या होता है? बेटा आजकल ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल बेटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी तो एक कागज होता था, एक पेपर होता था। उस पेपर पे जो जो कैंडिडेट उस एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस पेपर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम होता था, उस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह, अर्थात व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल, और यदि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो उस पार्टी का नाम, और यदि वो एज ए इंडिपेंडेंट लड़ रहा है तो इंडिपेंडेंट के तौर पे
बेटा ये आज भी ग्राम पंचायत में पंचों के अर्थात वार्ड मेंबर के वोट में ये सिस्टम आज भी यूज होता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मशीन वाला आ गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। आपने भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी इलेक्शन कंडक्ट कराने जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, विशेष करके जेंट्स। यदि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपने देखा होगा आर्मी वाले लोग भी बीएसएफ सीआरपीएफ में इलेक्शन भी सिक्योरिटी पर्पज से जाते हैं, आपने भी देखा होगा। बट बैलेट पेपर क्या होता था, जिसे कहते हैं चुनाव पत्र, अर्थात वोट पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। बेटा ये क्या होता था, इसमें किसके नेम होते हैं, नेम ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे होते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट्स है, मैं कोशिश करूंगा इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने। इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार बनाई जाती है, in which of the following conditions the head of the state means president can have a real choice, कब उसके पास रियल चॉइस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अगले चैप्टर में आएगा। वैसे बेटा ये इस असाइनमेंट में डाल ही दिया, बाकी अगले चैप्टर में आएगा, फिर भी मैं क्लियर करके चलता हूँ। एक दो बच्चे ने एज ए डाउट मुझसे ले भी रखा है क्वेश्चन, सुनिए बेटा। बेटा जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कोई पर्टिकुलर पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो पार्टी जिस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बट जब चुनाव हो, कोई भी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज, बेटा दो ग्रुप होते हैं। एक होता है प्री इलेक्शन अलायंस, प्री इलेक्शन अलायंस मीन चुनाव से पहले का गठबंधन, और एक होता है पोस्ट इलेक्शन अलायंस। प्री इलेक्शन अलायंस वाले जीत गए तो ठीक है, और यदि वो नहीं जीते और कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं रख पाती है, किसमें, लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर मींस ये लोकसभा भी हो सकता है, स्टेट असेंबली भी होता है। तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिटरी पावर। बेटा इसे हिंदी में हम कहते हैं विवेक अधिकार, अर्थात वो अपने विवेक से, अपनी सोच के अनुसार ये माने कि कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, मैं इस पार्टी को मौका देख के देखता हूं, टाइम में वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगा, और यदि वो मेजोरिटी प्रूव नहीं करता है तो हट जाएगा, अगली पार्टी को मौका मिलेगा। तो केवल प्रेसिडेंट के पास कब होता है ऑप्शन, when no single party has an absolute होता complete majority in the legislature। ये विधायिका कहते हैं, विधायिका लोकसभा भी हो सकती है, स्टेट असेंबली भी हो सकती है। नेक्स्ट बेटा, वन ऑफ द करेक्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की फीचर क्या है। बेटा इसमें आपको दो जगह सर्कल लगे दिख रहे होंगे, जहां पे मैंने छोटा डॉट लगा रखा वो करेक्ट आंसर है, और जो आगे पीछे का रखा डॉट वो रॉन्ग है। देखिए कौन सा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम टू चेंज द पोलिंग बूथ या फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्रीडम ऑफ द पोलिंग बूथ चेंज नहीं होती बेटा, कोई भी व्यक्ति आसानी से लास्ट मोमेंट में जहां पे वोट डलता है, जिसको हम पोलिंग बूथ कहते हैं, वो चेंज नहीं कर सकता। सर 22 वापस बता दो। अच्छा बेटी फिर आता हूँ, चलो मैं 22 पे फिर आता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट है। कौन हो बेटा, आपका नाम बताओगी। हेलो बेटा नाम लिख के बताओ कौन हो आप, आपकी बात है बेटा, मैं आपकी बात, अच्छा जो भी है, चलो जो भी है बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपकी बात पे आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपका, ऐसी बात मुझे अच्छी लगी, चलो मैं वापिस लेके ये हाथ कर दे भाई बेटा, जो भी हो मैं वापिस लेके आता हूँ। सुनो बेटा ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। इसमें कहा गया, क्वेश्चन मेरा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रेसिडेंट के पास गवर्नमेंट चुनने में रियल चॉइस होती है। तो सुनिए, पहले आप ऑप्शन मत, ऑप्शन तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं, फिर ऑप्शन की कोई बात नहीं, अपने आप कर पाऊंगा। सुनिए बेटा, ऑप्शन में आप प्रॉब्लम ना लें बेटा। जब इलेक्शन होते हैं, सपोज करो लोकसभा के इलेक्शन हुए, या मैं आपको ये बताऊं, चलो लोकसभा के इलेक्शन, ये वाला मैसेज आया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा लोकसभा में 543 सीट्स, इसमें क्लिक करो, 543 सीट्स हैं। उसमें से गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीट्स चाहिए, 50%।
अब मान लो किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिली और इलेक्शन के बाद में कोई पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ टाई अप भी नहीं करना चाहती, अलायंस भी नहीं करना चाहती। पोस्टपोन करवाने के लिए इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती नहीं है। जब तक लॉकडाउन या 3 नंबर वाली, प्रेसिडेंट जैसा चाहे उस पार्टी को इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और ये जनरली हमारे यहाँ पे नियम नहीं है, नियम नहीं है, एक परंपरा है। जनरली प्रेसिडेंट बुलाता किसको है? जनरली प्रेसिडेंट बुलाता है उस पार्टी को जो सबसे ज्यादा सीट रख रही है। बट ये ट्रेडिशन है, ये नियम नहीं है। वो चाहे तो सेकंड थर्ड पार्टी को बुला सकता है, बट उसे एक टाइम फ्रेम देगा, एक टाइमलाइन देगा, एक डेट देगा। उतने दिन में उसे 272 मेंबर्स जो कहीं से भी अरेंज करे, उसे उनका रिटर्न लेटर लेकर कि ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो बेटा वो बचेगा, नहीं तो नहीं। अब बताओ बेटी समझ में आया या नहीं, या बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जो भी आप बेटा या बेटी जो भी हो, ओके। नेक्स्ट है वन ऑफ द करेक्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। दूसरा, तीसरा गलत है कि सर सिंगल पार्टी लड़ती है चुनाव, नो। आगे ये कह रहा है कि अब कैसे अप्लाई करें। कोड ऑफ कंडक्ट किसे कहते हैं? अगर व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, नीचे आंसर इसका कोड ऑफ कंडक्ट आएगा। तो देखिए, सेट ऑफ नॉर्म्स अर्थात नियम, कुछ नियम, कानून, कुछ गाइडलाइंस जिसे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन के दौरान फॉलो करना होता है। मैं पहले भी डिस्कस करके गया हूं किसी क्वेश्चन में। उसे हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं या उसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं चुनाव आचार संहिता। अगला, करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि एक चुनाव क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है? एरिया बेसिस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एरिया के आधार पे, एरिया के आधार पे, ये मार्च अप्रैल मई का है। नंबर क्वेश्चन है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म, ये हो गया 25 26। बाउंड्रीज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब आपने देखा होगा कोई भी एरिया, चाहे वो लोकसभा के लिए हो चाहे विधानसभा के लिए हो, सर उसको डिसाइड किस आधार पे किया जाता है? पॉपुलेशन के आधार पे। जैसे दिल्ली, एरिया के आधार पे दिल्ली छोटा है, बट बेटा दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स हैं, क्योंकि दिल्ली में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आई है। जबकि आप देखो राजस्थान तो सबसे बड़ा स्टेट है सॉरी ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में, बट वहां पे तो 25 है। और यूपी में आप देखोगे लोकसभा की 80 सीट्स हैं, जबकि यूपी का आप पाओगे ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान से। इसलिए ये प्रूव होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को फिक्स करने के लिए बेटा वहां की पॉपुलेशन को मैटर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ बीच में से पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके चलता हूं। जैसे मैं आपको सीधा एक बार इसमें जो क्वेश्चन डिलीट किए मैंने, अभी आपको फॉरवर्ड वही लेके आऊंगा, लंबी स्टेटमेंट्स इनकी। सेव डेमोक्रेसी नामक स्लोगन किसने दिया? 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में सेव डेमोक्रेसी स्लोगन किसने दिया? जनता पार्टी। अब सर ये था क्या? सुनिए बेटा, 1975 में देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी की हेड थी, देश की पीएम थी। बेटा उसने देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी, लोगों के सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए, और बहुत सारे तो नेता इंदिरा गांधी जी की इस एक्टिविटी के खिलाफ थे कि तुमने तो जनता के ये कर दिया वो कर दिया, उन सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेलों में डाल, लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। 1977 में फिर बेटा इलेक्शन हुआ, 1977 में इलेक्शन हुआ, और ये जो इलेक्शन था इसमें जनता पार्टी ने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए हमें वोट दो, और बेटा कांग्रेस चुनाव हार गई। आप कांग्रेस को तो छोड़िए, कांग्रेस की लीडर, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता
जिसे आप हमारे लेडी के नाम से जानते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है बेटा वो खुद चुनाव हार गई इंदिरा गांधी। कांग्रेस तो हारी हार गई। क्यों? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक चैप्टर था, क्यों मैसेज कौन डाल के काला अध्याय था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा राइट्स, और इंदिरा गांधी जो पीएम थी इंडिया की, उसने नेशनल इमरजेंसी लागू करके और जनता के अधिकार छीने। तो जनता पार्टी ने नारा दिया था ये। अगला बेटा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? व्हाट इज द एज ऑफ ए पर्सन हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन? अतः लोकसभा का चुनाव। अब मैं 3 क्वेश्चन से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स, स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए भी कमाल 25 करते years। हो लोकसभा इलेक्शन 25, भाई। स्टेट असेंबली इलेक्शन 25। बट यदि आप पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते ना भाई, हो, आप आपके शहर में म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपकी एज 21 होनी चाहिए। वोट 18, एज 21। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी एज 30। मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए इसी क्वेश्चन में। यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं 30 साल। यदि आप विधानसभा था स्टेट असेंबली या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं 25। आप पंचायती राज सिस्टम जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था उसमें चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो 21। आप बेटा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 35। इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे, चौथा 40 का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर एक 31 और छोड़ रहा हूं मैं बीच में, इस पे फिर आऊंगा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? बेटा लोकसभा इलेक्शंस 5 ईयर्स के लिए। बोलो सर, प्रेसिडेंट के लिए कितनी बताई आपने? सर जी बेटा, प्रेसिडेंट के लिए 35, ये कहते स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए 25। इसको पोस्टपोन गांव में पंचायत होती है, शहरों में नगर परिषद होती है, उसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। ये आपके पास लिंक है तो मेरे पास भेजो ना एक बार। 21 साल। अब आप इंटरेस्ट, लिंक है आपके पास? पंचायती राज वगैरह के बारे में बताऊं? बेटा सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम 1959 में राजस्थान से वो शुरू ऑप्शन हुआ। नहीं आ रहा मेरे पास। उसमें भारत का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, पॉइंट आते हैं नागौर वैसे। से शुरू ये हुआ। क्या करना क्या नहीं और करना। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर विलेज है, वहां से शुरू हुआ। उस विलेज का नाम हम डिस्कस नहीं करेंगे। और बेटा 2 अक्टूबर को हुआ 1959। आप जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती वाले दिन। आगे मैं लोकसभा वाले क्वेश्चन पे था, इसको फिर लिखता हूँ। सर लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? तो बेटा सर समझ में नहीं आया। कौन सा? ये आपने अभी भी 2 अक्टूबर वाला बताया वो। सोनू सर सुनो बीच में बोल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, आपकी अच्छे से नहीं आ रही। ठीक है, सोनू सर एक बार बीच में प्लीज साइड होके बात करना, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। सुनो बेटी या बेटा जो भी हो आप, बेटा पंचायती राज की बातें कर रहा था जो इस क्वेश्चन में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज निकल के आई तो मैं शेयर कर रहा हूं। पंचायती राज का इलेक्शन सबसे पहले इंडिया में 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत हुई। इसकी इलेक्शन तो बाद में हुआ। इसकी फाउंडेशन जवाहरलाल नेहरू ने रखी, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। राजस्थान स्टेट से शुरू हुई। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, सिक्कर के इर्द गिर्द, वहां से हुई। एक पर्टिकुलर पंचायत से शुरू हुई। उस गांव का नाम हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल मेरी मेमोरी में वो नाम नहीं है। अब आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओके नेक्स्ट। बेटा लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स। बेटा लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स, बट ये फिक्स नहीं है। यदि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना रहे, गवर्नमेंट गिर सकती है बीच में, तो बीच में दूसरी पार्टी सरकार बना ले, ना बना पाई तो बेटा मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किए थे। अब आप देखिए, मैंने अभी एक ऊपर क्वेश्चन छोड़ा था, सर क्वेश्चन नंबर 28, जिसकी लेंथी स्टेटमेंट से। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। सर टेन्योर का मीनिंग क्या होता है? हेलो, सर क्या? टेन्योर।
टेन्योर टाइम पीरियड, समझ गए? अरे टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे स्कूल में अपना टाइम पीरियड नहीं होता कि 8:40 से ये क्लास होगी, 9:40 से ये क्लास होगी, लाइक वाइज। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? आगे आगे देखिए 28, देखो लेंथी स्टेटमेंट से मैंने एक बार होल्ड कर लिया था, मैं इसको लेके चलता हूं कि पिक्चर साफ देने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? All citizens above the age of 21 can vote in an election. वोट की उम्र 21 नहीं, फॉर्मेशन के लिए सुन लो बेटा, पहले इंडिया में वोटिंग एज 21 साल होती थी। अब आप कहीं भी पढ़ोगे आपको 18 ही लिखना है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। बट बेटा 18 से पहले 21 होती थी। बेटा 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, संविधान में एक चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके तहत उसके अंडर में वोटिंग एज को घटा के 21 से 18 किया गया। सर कब किया गया? 1989 में। कब किया गया? 1989 में। सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ उसका नंबर क्या था? 61st। बेटा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात 61st संविधान संशोधन के तहत वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 कर दिया। उसमें भारत का जो प्राइम मिनिस्टर था वो थे राजीव गांधी, जो फिलहाल सोनिया गांधी जी का जो नाम सुनते हैं आप उनके हस्बैंड, राहुल गांधी जी का जो नाम सुनते हैं आप उनके फादर, जो कि एक चुनावी रैली में साउथ इंडिया में एक बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया 21 में 1991 को। तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है पेरुम्दर, मुझे थोड़ा सा अटपटा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वहां उसको एक गार्लैंड में एक फ्लावर की माला में एक छोटा बम लगा के उड़ा दिया गया और उसमें काफी लोग मारे गए। राजीव गांधी जी उनके मौत हो गई। अब देखिए अगला, एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट रिगार्डलेस कास्ट, रिलीजन और जेंडर। यस, देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो या मेल फीमेल जेंडर। अब आपको सर हमें तो नहीं है राइट टू वोट। बेटा जिस दिन आपकी 18 ईयर्स एज होगी आप अपने वोट को बनवा सकते हैं। सर कैसे बनवाएं? आपके पास दो प्रूफ होने चाहिए। वन, एविडेंस ऑफ योर एज, आप प्रूव कर पाओ कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। और सेकंड, आपके पास आपका रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ। फिर गांव में गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर ये काम करता है या ड्राइंग टीचर ये काम करता है बेटा, उसका ना, या कोई नर्स वगैरह ये काम करती है, आंगनबाड़ी वर्कर ये काम करती है, जिसको हम कहते हैं BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। आप उसके पास फॉर्म लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट लगाएंगे, अपनी फोटो देंगे, आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, उसके कुछ महीनों बाद में आपका वोट वोटर्स लिस्ट में अपडेट हो जाएगा और आपके घर पर आपका EPIC, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, वो भी बन के किसी भी मीडियम से आपके दरवाजे पे पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब आप अभी बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो आपका वोट बनेगा। आगे, सम क्रिमिनल्स, कुछ बड़े अपराधी, कुछ पर्सन्स वो जिनका माइंड अनसाउंड, अनसाउंड मीन्स दिमाग से पैदल है, पागल है, दिवालिया है, नीलबटा सन्नाटा है, दिमाग काम नहीं करता, पागल घोषित कर रखा है डॉक्टर ने, उनको भी वोट देने से रोका जा सकता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में सही है ये बात। और इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिनकी वोटिंग एज हो जाती है उन सब लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालना। तो ये तो मैंने भी कहा कि आप अपने दो एविडेंस दो, गांव का टाइम टू टाइम, या शहर में जो मैंने आपको बताया एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है जिसको एक टाइटल देते हैं BLO, वो टाइम टू टाइम गांव में चौकीदार के माध्यम से आवाज लगवाता है कि जो वोट बनवाने में इंटरेस्टेड है
वो गांव के या उस स्कूल के उस व्यक्ति से मिले या वो आपके दरवाजे पर भी आएगा। तो देखिए गवर्नमेंट आपका वोट बनवा रही है और कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। बेटा बीच में मैं एक क्वेश्चन और लेफ्ट करके गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड व्हाइल कैरिंग आउट इलेक्शन कैंपेन। जब चुनाव अभियान होता है तो क्या अलाउ नहीं किया जाता? लोगों को पैसा देना चुनाव से पहले, ये गलत होता है। यदि आप पैसा दे रहे हो तो रिश्वत है। वोटर अपनी मर्जी से वोट ही नहीं डाल पा रहा, आप तो उसको बेवकूफ बना रहे हैं। सर टीवी चैनल्स पे ऐड दे सकता है एक कैंडिडेट? यस। क्या सर डोर टू डोर कन्विंसिंग होती है प्रचार करना? क्या सर वो कांटेक्ट कर सकता है? यस। क्या सर वो चुनाव लड़ने वाला या पार्टी लोगों के फोन के माध्यम से अपील कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मेरे फेवर में वोट डालो? यस। अब उसके बाद में बेटा हम कंटिन्यूस 32 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, तो बीच में मैंने लेफ्ट ओवर किए, वो मैं दोबारा ले आया था। अब एक बार 35 देखो क्योंकि टाइम ओवर होने जा रहा है। देखो विच स्टेट हैज लार्जेस्ट विधानसभा इन इंडिया या कंट्री। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी स्टेट असेंबली सबसे बड़ी है? यूपी। बेटा हरियाणा में तो 90 सीट्स हैं, यूपी में मोर देन 400 है, यूपी है। ऊपर दो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट्स लेंदी है। यदि मैं क्लियर करूंगा तो बेटा टाइम ज्यादा लगेगा, मैं इसकी जगह आपसे टाइम होने वाला है 3-4 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेता हूं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? आपने देखा होगा हमारे देश में एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व है। 543 लोकसभा सीट्स में से 543 लोकसभा सीट्स में से 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी शेड्यूल कास्ट and 47 for ST शेड्यूल ट्राइब। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं अर्थात ऐड कर दूं 84 प्लस 47 तो 131। अब इनको 543 से माइनस कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें, तो आप पाओगे जो भी पीछे बच गई 543 में आप सब्सट्रैक्ट करोगे वो कोई भी कास्ट का कैंडिडेट लड़ सकता है। सर ये सीट्स क्यों रिजर्व की गई? क्योंकि वीकर सेक्शन के लोग वैसे चुनाव नहीं लड़ जीत सकते। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, क्या तो एजुकेटेड कम है या उनके पास रिसोर्स कम है या कॉन्टेक्ट्स कम है, और यदि वो लोग नहीं वहां होंगे की फिर प्रॉब्लम्स रह जाएंगे। बेटा आगे लोकसभा की यूपी में अर्थात क्वेश्चन पूछा गया हमारी कंट्री में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश 80 सीट्स हैं। कुछ वर्षों पहले यूपी और उत्तराखंड एक होते थे बेटा। जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह तो यूपी और उत्तराखंड एक होता था, तो बेटा दोनों में मिला के 85 सीट होती थी। अब 5 सीटें कहां चली गई उत्तराखंड और 80 कहां बच गई यूपी। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और बात मुझे याद आई, मैं शेयर करता हूं। हरियाणा में टोटल 10 सीट्स हैं जिसमें से 2 रिजर्व सीट्स है एससी के लिए। हरियाणा में कोई एसटी जाति नहीं है। सर वो कौन कौन सी है? 2, एक है अंबाला लोकसभा सीट और एक है सिरसा लोकसभा सीट। लाइकवाइज बेटा स्टेट असेंबलीज में भी जाति विशेष के लिए सीट फिक्स होते हैं एसटी और एसटी के लिए। हरियाणा में आपने पढ़ा होगा स्टेट असेंबली की 90 सीट्स हैं जिसमें से 17 सीट्स किसके लिए रिजर्व है? एससी कैटेगरी के लिए 17 सीट्स। अब बेटा 2 मिनट में 2 क्वेश्चन और शेयर करता हूं फिर मैं ऑफ करूंगा। सर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बेटा यहाँ पे गलत पॉइंट पे टिक लग रहा है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में। यहाँ पे मेरे से वैसी गलती से लग गया होगा। इंदिरा गांधी ने बेटा 1971 में ये स्लोगन दिया था। यहाँ पे तो मैंने डॉट लगा रखा है, ये गलती से लग गया, इसको मैं ऐसे लेफ्ट कर रहा हूं। आगे देखिए बेटा लोकसभा की फिलहाल कितनी सीटें? मैंने यहां ओवर राइटिंग करके 543 कर रखा है। बेटा पहले 545 होती थी। 543 का इलेक्शन होता था, 2 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था लोकसभा में भी। उनको अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में और वो दोनों सीटें खत्म कर दी हैं। वो कितना नंबर अमेंडमेंट था, कब था, ये फिलहाल मेरे माइंड में स्टोर नहीं है। जब कभी फिर फुर्सत से मिलेंगे तो बताएंगे। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट कर देता है उसको रिमूव नहीं कर सकता।
अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो अपनी पोस्ट पे कितने दिन रह, सॉरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने पोस्ट पे कितने दिन रहता है? सपोज करो आज मैं इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो क्या तो मैं अपनी पोस्ट पे, सपोज करो मेरी एज 40 ईयर्स है, क्या तो मैं 6 साल रहूंगा, और सपोज करो मेरी एज 62 ईयर्स है, तो मैं 65 ईयर्स तक रहूंगा। इट मींस क्या तो मेरी एज 65 हो जाए, या मैं 6 साल का ड्यूरेशन पूरा कर लूं, इनमें से वो पहले होगा वो। बेटा ये ओवर जिन बच्चों को समझ में आया वो बच्चे एक तो थंब इंप्रेशन दे, और बेटा